सिंह, बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 फरवरी यानी कि आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और इस बैठक में राजस्थान बीजेपी से तकरीबन 550 नेता और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम सहित राज्य सरकार के सभी मंत्री बैठक में शिरकत करेंगे। दो 2024 के अंदर किस तरह से वापस हम 400 पार करें, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वापस तीसरी बारी देश को जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में 11वें स्थान से आगे हम 5वें स्थान पर आर्थिक रूप में ताकत के रूप विश्व में छा गए, वैसे तीसरे स्थान पर 2028 का जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ पूरे राष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम जुट रही है, जिसमें मैं भी जाऊँगा। सारे हमारे मंत्री एमएलए सब जा रहे हैं, पूरे संगठन के आदमी जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जो हमें डायरेक्शन देंगे जेपी नड्डा जी, उसके आधार पर हम काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे दिल्ली 17 और 18 तारीख को हम सब लोग रहेंगे और इसके अंदर तय श्रेणी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उनको बुलाया है। एक दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है और वहाँ पे हमारे पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन और हमें संबोधन सुनने को मिलेगा। और 20 तारीख को हमारे, जैसा कि हम चर्चा सुन रहे हैं कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं और राजनीति के चाणक्य हैं निश्चित रूप से। वैसे भी राजस्थान में 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमारा इस बार ये प्रयास रहेगा कि पिछली बार जो मत प्रतिशत भाजपा को लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मिला उससे बढ़ के मिले। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दिल्ली से पवन लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, क्या लगता है आपको किन किन चीजों को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? मूल मंत्र क्या दिया जाएगा? देखिए, आज सुबह 11 बजे से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक शुरू होगी और उस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और एक प्रदर्शनी जो यहाँ लगी हुई है उसका पहले अवलोकन करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। उसके अपने पीछे की तस्वीर अगर आपको मैं दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बीजेपी पूरी तरह तैयार है। पूरी जो हॉल भारत मंडपम में जहां ये जो बैठक होनी है वहां आप देख सकते हैं कि तमाम राज्यों से अलग अलग कलाकारों को बुलाया गया है। यहाँ साउथ के कुछ कलाकार हैं, वो अपना जो वाद्य यंत्र है उनके द्वारा प्रस्तुति दे रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया गया है, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। सब पदाधिकारी तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगर बात करें तो उसके बाद में 3 बजे से राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहला प्रस्ताव जो होगा वो होगा विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी गारंटी की बात करते हैं और अपनी गारंटी के बलबूते ही अगले लोकसभा चुनाव में जाने का बीजेपी ने इरादा किया है, तो ऐसे में पहला प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी के नाम से लाया जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव जो होगा वो राम मंदिर को लेकर लाया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी शुरू से राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है और लगातार राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ती रही है, अब जब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी ये बताएगी किस तरह से राम मंदिर की लड़ाई जो है वो बीजेपी ने लड़ी है और लगातार किस तरह से जो है वो विपक्ष ने उसको रोकने का काम किया था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। 2 दिवसीय बैठक है। 2 दिवसीय बैठक के अंदर 2 दिन में आज पहले जेपी नड्डा का भाषण होगा, वो अध्यक्षीय भाषण रखेंगे। उसके बाद में कल जब समापन सत्र होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन सत्र में संबोधन होगा और वो बताएंगे किस तरह से बीजेपी को 370 के पार लेके जाना है और एनडीए को 400 के पार लेके जाना है। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को 370 के पार लेकर जाना है, उसका रोड मैप आज की बैठक से तैयार किया जाएगा। कौन कौन पहुंच चुका है पवन, ये बताइएगा कि क्या आप बता रहे 10:30 बजे के आसपास पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां की गई, तस्वीरें एक बार दिखाइएगा।
देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। तमाम जो राज्यों के नेता हैं उनका यहां पहुंचना शुरू हो गया है। पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे, राज्यों के अध्यक्ष, राज्यों के संगठन मंत्री और उनके साथ साथ राज्यों के जो प्रभारी हैं, चाहे वो संगठन के प्रभारी हो या चुनाव प्रभारी हो, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो वो तमाम तकरीबन लोग सब लोग पहुंच गए हैं। बस इंतजार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। वो पहले वो पहुंचेंगे, उनके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके साथ साथ चूंकि 3 बजे से यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन की भी शुरुआत होनी है इसी हॉल के अंदर, वो सब लोग भी पहुंचना शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि तमाम जो राज्यों के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 3 बजे से अधिवेशन में शामिल होंगे। तो तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों का भी पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है और अब बस इंतजार है। कुछ समय के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और राष्ट्रीय जो पदाधिकारी बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और हम आपके पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भी बताइएगा कि थीम क्या रखी गई है, संदेश इसके जरिए क्या कुछ देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए संदेश यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के अगर देश की बात करते हैं तो उसमें चाहे वो दक्षिण के लोग हों, जिस तरह से वाद्ययंत्र आप देख रहे हैं, चाहे वो सीधा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों को भी वाद्ययंत्र लेके यहाँ आए और ये लगातार गायन कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें भले ही पंजाब की तो वहाँ पंजाब का भांगड़ा भी एक तरफ चल रहा है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह पे लगातार जो है वो जो है उसका प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो पूरे देश की झांकी, चूंकि पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे, बीजेपी के सभी राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 11,500 प्रतिनिधि जो हैं उनका यहाँ पहुंचना है। तो उनको यहाँ लगे कि हर राज्य से एक प्रतिनिधि यहाँ है, हर राज्य की जो कला है, परंपरा है, उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। उसी के चलते यहाँ तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। उनके पहुंचने के साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद में दोपहर को 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडा फहराने के साथ साथ राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। पवन, संबोधन क्या दिया जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से? क्या जानकारी है इसके बारे में? सियासी गलियारों में क्या है? देखिए आज जो है वो जेपी नड्डा का संबोधन होगा, राष्ट्र अध्यक्षीय भाषण होगा, उसके बाद में एक प्रस्ताव लेके आया जाएगा। कल जो है वो एक दूसरा प्रस्ताव आएगा और उसके साथ साथ समापन सत्र जब होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देंगे। क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य रखा है इस बार, बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार। तो किस तरह से उस लक्ष्य को पाना है, तमाम जो देश भर के 11,500 कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत शुक्रिया पवन, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। जोधपुर हाउस से बताया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण से भी सीएम की मुलाकात संभव है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करेंगे सूबे के मुखिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता चले कि अधिवेशन को देखते हुए दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है और बताया जा रहा है कि वो जोधपुर हाउस से रवाना हो चुके हैं। प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है? जोधपुर हाउस से सीएम रवाना हो चुके हैं, आगे की क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और वे अभी जोधपुर हाउस से रवाना होकर केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी के आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम में कई राजस्थान सरकार के मंत्री भी इस दौरान वहां मौजूद है, जिन्होंने उनका स्वागत किया है फूल बुके देकर। और इसके बाद वे 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर शामिल हैं। जी, इन तीनों नेताओं से राजस्थान के विकास कार्यों के संबंध में मुलाकात होगी और शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी से तो मिल चुके हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण से औपचारिक तौर पर पहली आधिकारिक मुलाकात होगी। ऐसे में राजस्थान से जुड़े कई मसलों पर भी चर्चा संभव है। तो वहीं
शिष्टाचार मुलाकात होगी। इसके बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहां देश भर से करीब 11,500 जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी जो दिल्ली आए हुए हैं, उन तमाम नेताओं के साथ वो शिरकत करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके भी आज कई कार्यक्रम में कई राजनेताओं से मुलाकात प्रस्तावित है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। ठीक है लखबीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता सांगाराम जांगीर ने जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की। सांगाराम जांगीर तमिलनाडु में डीजीपी रह चुके हैं, बता चले वहां पर वो, और वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा संगठन में लंबे समय से एक्टिव हैं। सांगाराम जांगीर का कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी ने उचित समझा और हमको अगर टिकट दी तो जरूर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जैसा पार्टी का निर्णय होगा पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत ट्रेवल करना पड़ता है। एवरेज एक दिन मेरे को एवरेज 700 से 800 किलोमीटर की ट्रेवल करनी पड़ती है रोज की। और जलदाय विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में 233 पीएचईडी इंजीनियर्स का तबादला किया गया। पीएचईडी इंजीनियरों की ट्रांसफरिंग की सूची जारी कर दी गई है। 2 अधीक्षण अभियंता के ट्रांसफर किया गया है और 113 अभिशासी अभियंताओं के तबादले किए गए। 118 सहायक अभियंताओं को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है। नई सरकार के बाद पहली बार इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जलदाय विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ये बता चले 233 पीएचईडी इंजीनियर्स का तबादला किया गया। तो प्रदेश में 233 पीएचईडी इंजीनियरों की तबादली जो है वो की गई है। बताते चले कि 118 सहायक अभियंताओं को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है। जानकारी ये है कि क्योंकि जलदाय विभाग में इतना बड़ा फेरबदल पहली बार देखने को मिला है, तो ये इसको बड़े नजरिए से देखते हुए माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरी जानकारी दीजिएगा। 233 पीएचईडी इंजीनियर्स का इधर से उधर तबादला किया गया है। बिल्कुल, देखिए नई सरकार के गठन के बाद पहली बार जो फील्ड इंजीनियर थे, चूंकि पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर जो है वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी और फील्ड में जो इंजीनियर थे वो जैसे थे जहां थे वैसे जमे हुए थे। अब एक जंबो सूची जारी की गई है जिसमें अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और जो इस तरह के अधिकारियों के ज्यादा तबादले हुए हैं। चूंकि पानी सप्लाई गर्मी का कंटिजेंसी प्लान लागू करना है सरकार को, और जो जितने भी चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके अनुसार जो इस बार फील्ड की जमावट की गई है पेयजल व्यवस्था के लिए, तो निश्चित तौर पर कई जगह ऐसी हैं, महुआ है, टोडाभीम, जहां पर हाल ही में जो सस्पेंड करके जालोर बाड़मेर ट्रांसफर करके भेजा गया था वो अभी तक रिक्त है। वहां पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। कई पदों पर अभी भी रिक्तियां हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विवादास्पद रहे हैं पिछली सरकार में, उनको भी प्राइम पोस्टिंग दी गई है। तो अब आज अभी इसके देर रात आदेश जारी किए हैं और सरकार की कोशिश है कि गर्मियों में लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। कंटिजेंसी प्लान है उसको समय पर लागू किया जा सके, जो पेयजल योजनाएं उनको सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा पर फोकस किया गया है। उसी आधार पर ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए। ठीक है राकेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, लेकिन इस रिव्यू बैठक में उनका सख्त अंदाज देखने को मिला, जिसके बाद एक एक अधिकारी को उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं चल पाएगा। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में रिव्यू बैठक। अधिकारियों को जवाहर सिंह बेढम की फटकार। आप एक तो कंसेप्ट क्लियर करना कि ये नहीं समझे आए फॉर्मेलिटी करके चले गए, फॉर्मेलिटी नहीं। घालमेल की शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी। आपको अपने जीवन यापन के लिए तनख्वाह भी मिल रही है और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनमें जो घालमेल की सूचना है ना वो समझना। जवाहर सिंह बेढम के अधिकारियों को दो टूक। अब दिमाग को कंसेप्ट करिए, सुशासन लेने वाली सरकार है। ये सरकार चाहती है हमारी सर्विस डिलीवरी अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक जाए। श्रीमान
अब ये नहीं चलेगा। चुनाव नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। तस्वीरें टोंक की कलेक्ट्रेट सभागार की है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़े जो आंकड़े उनके सामने पेश किए गए, उन्हें देखकर जवाहर सिंह बेढम खासा नाराज हो गए और संयुक्त निदेशक को जमकर फटकार लगाई। आपने अन्य किसी पशु की बीमारी थी और हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध थी, तो कितने पशुओं का ट्रीटमेंट किया? नहीं किया एक का भी। आपने सिर्फ टीकाकरण करवाया, आपने उन दवाइयों का उपयोग नहीं किया। मशीनरी हमारी गई थी, कर्मचारी हमारा गया था, डीजल पेट्रोल सरकार का फुकरा था। फिर हमको जो फ्री दवाई सप्लाई होती है वो किसान के पशु को कहीं बाई चांस वो बीमार था तो टीकाकरण के अलावा देने में समस्या क्या थी? तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही, यानी कि लगभग 10 से 15 मिनट बाद पीएम मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो अधिवेशन की शुरुआत है वो आज से शुरू हो जाएगी। 2 दिवसीय अधिवेशन की कार्यक्रम जो है प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, बताते चले, जिसमें देश से के तमाम क्षेत्रों से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं और सीएम हैं वो पहुंच रहे हैं, वहां पर दिल्ली के पहुंच रहे हैं अधिवेशन में शिरकत करने के लिए। भारत मंडपम में बताते चले कि कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है और सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे। जानकारी ये है कि प्रदेश बीजेपी के 550 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं और पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। आम चुनाव यानी कि लोकसभा में किस तरीके से 400 पार का नारा जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है, उसको कैसे सार्थक बनाया जाए और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से कार्य किया जाए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों को उसकी जानकारी हो सके, इसकी रणनीति जो है इस अधिवेशन में बनाई जाएगी। इसके साथ ही आज जानकारी ये है कि जेपी नड्डा संबोधित करेंगे दोपहर 3 बजे के आसपास बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पीएम मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आम चुनाव में जीत हासिल कर रहे, जीत ही नहीं सिर्फ प्रचंड बहुमत जो है बीजेपी को मिले, यानी कि 400 पार का जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से दिया गया है उसको पूरा किया जा सके। तो इसमें मुख्य भूमिका जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो निभाएंगे और यही वजह है कि जीत का मूल मंत्र जो देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये देखिए यूपीआई पेमेंट करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरों में आप देखिए हर एक स्टॉल पे जा रहे हैं बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं और वहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि इस अधिवेशन में देश के अलग अलग इलाकों की जो झलक है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली से कन्याकुमारी तक, पंजाब, हरियाणा और यूपी, हर जगह की झलक जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आम चुनाव को देखते हुए हर प्रदेश को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है, आज उसका पहला दिन है। कल पीएम मोदी संबोधित करेंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, तो वहीं आज जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान खास बात ये रहेगी कि फोकस बीजेपी का पूरा इस पर रहेगा कि आम चुनाव में किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की जा सके, विपक्ष को किस तरीके से घेरना है, इन योजनाओं पर जो है चर्चा की जाएगी यहाँ अधिवेशन में। और इसके साथ साथ चर्चा इन बातों पर भी कि विधानसभा चुनाव में जो अभी जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उन पर भी चर्चा की जाएगी। और इसमें राजस्थान भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हालिया में यहीं पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है और
सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और इसके साथ साथ सीपी जोशी सहित बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस अधिवेशन में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं वो, बताते चले। और अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि जोधपुर हाउस से वो रवाना हो चुके थे और कुछ देर बाद ही वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए कितनी कलरफुल तरीके से भारत मंडपम को सुसज्जित किया गया है। हर एक देश के हर एक कोने की जो झलक है वो दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहाँ पर की गई है। और क्योंकि पूरे देश से ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। तमाम सीएम और इसके साथ साथ पदाधिकारी और डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसमें राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, वो भी दिल्ली के दौरे पर हैं। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से वो राष्ट्रीय अधिवेशन में अगर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं तो कहां जाएं, किस तरीके से, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में बस पीएम मोदी भी आपको भारत मंडपम में दिखाई देंगे। और इसके साथ ही आगाज़ हो जाएगा बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसमें 400 पार का लक्ष्य को पाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे यानी कि आधे घंटे बाद से ही बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और इससे पहले लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कई तरीके के इंतज़ाम वहां पर किए गए हैं। भारत मंडपम में 11 बजे से बीजेपी की एक अहम बैठक जो है उसकी शुरुआत जो है होने जा रही है। और दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के आवास वो पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के मंत्री नेताओं ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात होगी उनकी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात जो है वो आज सीएम की संभव है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है और उन्होंने बताया जा रहा है कि कैलाश चौधरी के पास पहुंचे हुए थे और इस दौरान राजस्थान के मंत्रियों नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का शानदार तरीके से स्वागत किया। और लाजमी भी है क्योंकि सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने के लिए। से मूर्ति चोरी का मामला सामने आया है। 4वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जा रहा है। कल रात हुई विशेष पूजा के बाद मूर्ति बताया जा रहा है कि वो चोरी हो गई है। मूर्ति चोरी होने के बाद श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडोर के प्राचीन चामुंडा मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है 4वीं शताब्दी का है। मंदिर में चोरी होने की वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोगों ने काफी गुस्सा जो है वो अपना व्यक्त किया है मंदिर में हुई चोरी को लेकर के। तो 4वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर से मूर्ति की चोरी हो गई। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मंडोर में एक प्राचीन चामुंडा मंदिर है जहां पे चोरी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये घटना कितनी देर पहले की है और पुलिस का क्या कहना है? देखिए पल्लवी, बात करें तो कल रात को जो वहां पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया था, इस दौरान करीब 12 सवा 12 तक जो है वहां पर जो भक्तों की भीड़ थी, करीब 200-250 लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे। उसके बाद जब वो चले गए और सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला और पूजा करने के लिए जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां से मूर्ति गायब है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये करीब 4वीं शताब्दी में जो प्रत्यार वंश के राजा, जो कि मारवाड़ के राजा हुआ करते थे और मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, और प्रत्यार वंश के राजाओं के किले के अंदर बना ये मंदिर है। तो प्राचीन मंदिर है और मान्यता है कि मां चामुंडा के आशीर्वाद से जो है जोधपुर शहर में जो है हर कार्य होता है। और इसी का प्रतिरूप जो वहां पर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में भी एक मां चामुंडा की मूर्ति को स्थापित किया गया था। जी पल्लवी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए।
धौलपुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि पेड़ पर युवक का शव झूलता मिला था। गृह क्लेश की वजह से संभावना जताई जा रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक युवक ने बताया जा रहा है कि गृह क्लेश की वजह से अपनी जान दे दी है। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंच गई। शव को पेड़ से नीचे निकाला गया, उतारा गया और उसके बाद उसे मोर्चरी में रखवाया गया। अब शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू करेगी। चूरू का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। महिला के साथ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया। महिला के साथ पति और सास ने मारपीट की। सब्जी में बताया जा रहा है ज्यादा पानी डालने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के बाद महिला को घर से निकाल दिया गया बाहर। महिला थाने में पीड़ित महिला ने शिकायत दी है अपनी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला के साथ पति और सास ने मारपीट की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, पानी ज्यादा हो गया सब्जी में तो घर से निकाल दिया युवती को। जी बिल्कुल, जो घरेलू हिंसा का ये मामला थेलासर की एक जो महिला है उसके साथ हुआ है। 30 वर्षीय महिला है जिसका ये कहना है कि उसका पति है वो शराबी किस्म का व्यक्ति है और बीती रात जब उसने सब्जी बनाई थी तो सब्जी के अंदर थोड़ा पानी ज्यादा डल गया। इस वजह से न केवल पति ने बल्कि उसकी जो सास है उसके द्वारा भी और उसके साथ झगड़ा शुरू किया गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की वजह से उसके होठ और शरीर के कई हिस्सों पे चोटें भी आई है, जिसके बाद वो महिला थाने पहुंची और महिला थाने के अंदर उसके द्वारा परिवार दिया गया है अपने पति और सास के खिलाफ कि इनके द्वारा लगातार उसके साथ जो घरेलू हिंसा है वो की जाती रही है। एक बच्ची की माँ भी है ये और उसके बावजूद भी उसको तो घर से मारपीट करके निकाला गया है। जी ठीक है मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। और धौलपुर का रुख करेंगे, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से 10 वर्षीय बच्चे को बताया जा रहा है कि गोली लगी है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। देर रात बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में हायर सेंटर बच्चे को रेफर कर दिया गया है। सोने के गुर्जा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर के दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और एक बच्चा जो था उसे गोली लग गई है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उधर कोटा में लापता कोचिंग छात्र का अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिल पाया है। तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने इनाम देने के लिए पोस्टर्स भी छपवा दिए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से जंगल में तलाशी की जा रही है। 7 दिन बाद भी पुलिस को कोई भी बच्चे का सुराग नहीं मिल पाया। जंगल में चंबल किनारे बच्चे का बैग मिला था। जीआरएफ की टीम ने कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था और लगातार मासूम की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। और खबर पाली से है, जहां चलती ट्रेन में एक व्यक्ति की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और उसके बाद उसकी जान चली गई। घटना मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की है। दरअसल एक निजी कंपनी में काम करने वाला यात्री मुंबई जा रहा था और इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन के मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां यात्री की जान चली गई। सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने मृतक के परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी है और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। उदयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देहली गेट चौराहे पर 41 दुकानों को सीज किया गया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सभी दुकानदारों को पहले ही बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया था निगम की तरफ से। सुबह दुकानों के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए थे और जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। डीडवाना की कुचामन सिटी में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियां दूर करने की मांग की गई। इससे पहले छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने इस पूरे मामले का विरोध भी किया था। तो पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरलीकरण के लिए राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया है।
पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट किया था, उन्होंने जमीनी पाबंदी भी हटाई थी और वार्षिक आय के आधार के ऊपर भी उन्होंने कम किया था। तो अब उसी के तहत हम चाहते हैं कि परिवार की सभी की एक आय जोड़ करके अकेले व्यक्ति की आय जोड़ते हुए जो ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट किया हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, वो ही सेम प्रमाण पत्र केंद्र सरकार मान ले। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो राज्य सरकार जारी करे प्रमाण पत्र वो केंद्र सरकार में लागू हो जाए, तो दोनों का एक समानकरण हो जाए, तो ताकि प्रशासनिक में हमारे आर्थिक रूप से जितने लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिनिधित्व कर सकें। अलवर का रुख करेंगे। 6 गौवंश छोड़कर गौ तस्कर फरार हो गए हैं। पिकअप सहित बताया जा रहा है कि 6 गौवंश को वो छोड़कर चले गए। पिकअप का आगे का पहिया निकलने पर फरार हुए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने गौवंशों को गौशाला पहुंचा दिया है। पिकअप से एक कट्टे में पत्थर और कांच की बॉटल्स मिली हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 गौवंश को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। जानकारी ये है कि जो पिकअप का पहिया है वो निकल गया था, जिसके बाद 6 गौवंश और पिकअप छोड़कर तस्कर फरार हो गए हैं। अब जो है पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है और जो गौवंश 6 छोड़कर फरार हुए थे तस्कर, उन गौवंशों को गौशाला में रखवा दिया गया है, जहां उनका देखभाल किया जाएगा। तो पिकअप का आगे का पहिया निकलने की वजह से तस्कर फरार हुए हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है। जोधपुर में वायुसेना का दम देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। पोखरण फायरिंग रेंज में बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास किया जाएगा। 100 से भी ज्यादा फाइटर समेत अन्य प्लेन इसमें हिस्सा लेंगे। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन जो है इसमें किया जाएगा। तो दुनिया भारतीय वायुसेना का एक बार फिर से तब दम देखेगी जब युद्धाभ्यास करते हुए भारतीय वायुसेना नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ा युद्धाभ्यास है जो पोखरण फायरिंग रेंज में किया जाएगा। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जो है वो युद्धाभ्यास करते हुए नजर आएंगे पोखरण फायरिंग रेंज में। डिडवाना के नागौरिया मंदिर में 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत भगवान जानकीनाथ को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान जगह जगह भगवान की सवारी का स्वागत किया गया। भगवान की सवारी के स्वागत में जगह जगह रंगोलियां बनाई गई। साथ ही विद्वान पंडितों द्वारा भगवान जानकीनाथ का श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान की सवारी का स्वागत करते हुए प्रसाद चढ़ाकर आरती की। और उधर डीडवाना कापड़ोद में मावलिया महाराज का प्रसिद्ध मेला शुरू हो चुका है। ये मेला 2 दिन तक चलेगा। मेले में आसपास के इलाके से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मेले में ज्यादातर आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा नवविवाहित जोड़े होते हैं या फिर बच्चों का जडूला संस्कार करवाने वाले लोग यहाँ अपनी आस्था से आते हैं। इस मेले का आयोजन कई सालों से कापड़ोद गांव के मावलिया महाराज मंदिर में किया जाता है। स्थानीय ग्राम पंचायत इसका आयोजन करवाती है। तो श्रीगंगानगर के कमीनपुरा में 20 दिसंबर से गन्ना पिराई चल रही है। अब तक शुगर मिल में कुल 7.5 लाख क्विंटल की पिराई की जा चुकी है, ऐसी जानकारी है, जिससे तकरीबन 1,10,000 चूनी के बैग भी तैयार किए गए। श्रीगंगानगर शुगर मिल में रोजाना करीब 14 से 15,000 क्विंटल की पिराई हो रही है। साथ ही चूनी की रिकवरी भी 9% बढ़ गई है। शुगर मिल प्रबंधन का कहना है कि उत्पादक किसानों के खातों में ऑनलाइन भुगतान शुरू कर दिया गया है, जिनमें करीब 20 करोड़ रुपए अब तक गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इस बार प्रोडक्शन अच्छा है। पिछली बार 3 महीने से थोड़ा कम ही चली थी। इस बार हम पूरी आशा कर रहे हैं कि 3.5 महीना चलेगी। अच्छे प्रोडक्शन के कारण हमें बड़ी आशाएं हैं कि इस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन भी बेटर होगा, इस बार मुनाफा भी ज्यादा होगा और किसानों को भी ज्यादा से फायदा होगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम भक्त उदयपुर के आयरनमैन जितेंद्र पटेल और आयरनमैन ऋषभ जैन उदयपुर से अयोध्या की साइकिल यात्रा पर निकले। सुबह 5:15 पर फतेह स्कूल स्थित फतेह बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन कर श्री राम के जयकारों के साथ दोनों एक लंबे सफर के लिए रवाना हो चुके। आयरनमैन जितेंद्र पटेल ने कहा है कि आमरेस की तरह यहाँ कोई भौतिक अवार्ड नहीं मिलने वाला, बल्कि रामलला का दर्शन ही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होगा।
राम लक्ष्मण सीता है। भक्ति के भाव के साथ में जा रहे हैं और जोश डबल है, और रामलला का जो जोश है, और साथ में हमारे बजरंगबली जी हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेकर के उनके द्वार तक जाएंगे। और बस इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतने सालों का सपना हमारा था कि वहां पर अयोध्या मंदिर बने, और उस निर्माण के बाद में 1 महीने का पूरा समय हो गया है। 22 तारीख को हम लोग वहां दर्शन करेंगे। भीलवाड़ा के मालासिरी ग्राम पंचायत की मालासिरी डूंगरी पर गुर्जर के आराध्य देव भगवान देव नारायण का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ भगवान को मीठे का नहीं बल्कि रोटी का भोग लगाया जाता है। भोग के लिए बनने वाली रोटी की खास होती है, इसे चूल्हे पर बनाया जाता है। यह रोटी 2.5 फीट चौड़ी होती है और इसका वजन 2.5 किलो होता है। इसको लेकर मंदिर परिसर में ही एक भोजनशाला चलाई जाती है, जहाँ दिन भर श्रद्धालुओं को भर पेट रोटी और कढ़ी का भोजन करवाया जाता है। इस भोजनशाला में तकरीबन हर दिन 16 कुंटल आटे की रोटी बनाई जाती है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने मालासिरी मंदिर के भोजनशाला का जायजा लिया। गुर्जर समाज के आराध्य देव का स्थल कहा जाता है, पूरे विश्व में विख्यात है। दूर दूर से, पूरे विश्व से यहाँ पर लोग बाग दर्शन करने आते हैं और उनके लिए एक रसोई बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रोटियां बनाई गई है, हमारी आम चपाती से, आम रोटी से 10 गुना बड़ी है, 2 से 2.5 किलो। ये महिलाएं यहाँ पे बड़ी रोटियां बेल रही है, उसके बाद उनको तवे पे रखा जाएगा और निःशुल्क ये भोजन है जो कि कड्डी के साथ परोसा जाता है। बड़े बड़े भगोनों में आप देख सकते हैं कि कड्डी बनाई जा रही है और लगातार भक्तों को वितरित की जा रही है। हमारे साथ इंदू जी हैं जो इस पूरी रसोई को संभालते हैं। कब से रसोई है, किस प्रकार से रसोई बनाई जाती है? 2018 से रसोई चालू है, तो 2-2.5 किलो की रोटी बनती है। निःशुल्क यहाँ पे भंडारे चलाया जाता है और यहाँ पे 40-50 गाय है देव जी की, वो दही जमाता है, दही जमा के वो छाछ निकाल के, जो छाछ निकलती है वो कड्डी में काम आती है, और जो धूप निकलता है घी का वो देव जी के धूप में काम आता है। अभी मेले के टाइम में 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना 15 कुंटल, 16 कुंटल, 10 कुंटल, 8 कुंटल आटा निकलता है। जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और निःशुल्क प्रसाद का आनंद भी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अंदर भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और अन्न का दान करते हैं ताकि निःशुल्क रसोई चलती रहे। अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।